और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। सुबह 10:45 से सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी, जहां सुबह 10:45 पर अल्मोड़ा में खेल महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। साथ ही 12:45 का समय होगा जब ताड़ी खेत में बहुउद्देशीय शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी होगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके भविष्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की जाएगी और उनके भविष्य को लेकर किस तरह का यहाँ पर उनकी विचारधारा, उनकी सोच है, उसको लेकर भी जिक्र किया जा सकता है। साथ ही शाम 4 बजे का समय जब पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करते हुए बातचीत भी इस दौरान होगी। तो बड़ी खबर, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो तमाम कार्यक्रम है उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो आज का दिन है वो काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है। और इसी के चलते आपको बता दें 10:45 से सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी, जो कि शाम 4 बजे के बाद ही संपन्न हो पाएगा। तो शाम 4 बजे के बाद तक सीएम धामी काफी व्यस्त है और ऐसे में जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। तो 12:45 पर ताड़ी खेत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होना है, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति, बहुउद्देशीय शिविर में सीएम धामी शामिल होंगे। शुभांगी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज काफी व्यस्त रहने वाले हैं, तो जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। आज सबसे पहले सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे अल्मोड़ा में। वहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि देहरादून और अन्य जगहों पर भी सांसद खेल महोत्सव करवाए जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर युवा भाग ले रहे हैं और आज अल्मोड़ा के अंदर भी इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर अब जो है शिविर लगवाए जा रहे हैं और ऐसे ही अल्मोड़ा में भी बहुउद्देशीय शिविर जो है उसमें मुख्यमंत्री आज जाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जन जन तक सरकार जो योजनाएं चला रही है वो उनके बारे में लोगों को बताया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए। और इस अभियान के तहत ये शिविर जो लग रहे हैं इसमें भी आज मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज स्कूली बच्चों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कहीं पर भी जाते हैं तो उनका दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहां की आम जनता से, लोगों से, युवाओं से, बच्चों से मुलाकात करते नजर आते हैं और ऐसे ही दृश्य जो है आज देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, क्योंकि सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि 27 से पहले बूथ बूथ तक जो है अपनी पार्टी के संगठन को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, ताकि 27 में जनता एक बार फिर से भाजपा को विजय बनाए। और जहां भी जिस भी जिले में आजकल मुख्यमंत्री दौरे पर जा रहे हैं वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक रणनीति भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर शुभांगी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रमों की लगभग तैयारी हो चुकी है। मैं इस इंतजार की अगर किया जा रहा है तो सीएम धामी का जब वो वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रमों की रूपरेखा उस दौरान परखेंगे भी साथ में। ऐसे में छात्रों के साथ जो संवाद होगा उसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह से छात्रों के साथ संवाद को आगे बढ़ाएंगे और क्या कोई बड़ी सौगात छात्रों के नाम? देखिए शिशु विद्या मंदिर वहां पर है और वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ आज मुख्यमंत्री जो है मुलाकात करेंगे और बच्चों के साथ विशेष लगाव मुख्यमंत्री का हमेशा से देखने को मिलता है। आज जब अल्मोड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे, कई तरीके की चर्चा जो है बच्चों के साथ करने वाले हैं। और क्योंकि अल्मोड़ा के दौरे पर है और पहाड़ों में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है इस पर मुख्यमंत्री खुद फोकस करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहाड़ से आते हैं। ऐसे में उसका फीडबैक लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बच्चों के साथ साथ जो अध्यापक है उनसे भी मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात करते नजर आएंगे। किस तरीके से विद्यालय संचालित हो रहा है, किस तरीके से वहां पर पढ़ाई चल रही है, किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर मिल रही है, तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री इन बच्चों से भी संवाद करेंगे, वहां के जो अध्यापक है उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आज ही नहीं बल्कि कल भी मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के ही दौरे पर रहने वाले हैं। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से सीएम धामी की मुलाकात हुई। बड़ी खबर, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की है। दायित्व ग्रहण करने पर उनको बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से अब तक साझा कर रहे हैं, जब बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है, जहां कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने भेंट की है और ये मुलाकात का जो सिलसिला था ये बेहद महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान आपको बता दें कि दायित्व ग्रहण करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नवीन को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं भी इस दौरान दी है। आगे का जो उनका कार्यभार रहेगा या कार्यकाल रहेगा उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की गई है कि किस तरह से आगे के बारे में उनका जो विजन है वो उन्होंने खुद से तैयार किया है।
देहरादून से बड़ी खबर, ज्वारस्पना पुल पर कार में लगी भीषण आग, भीड़भाड़ वाले इलाके में आग से अफरा तफरी मची है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मौके पर इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। कार सवार 4 युवक पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वही हल्द्वानी निवासी युवक चिद्रवाला से आ रहे थे जब ये बड़ा हादसा हुआ। देहरादून से एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड बीएसपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। चौधरी शीशपाल सिंह को निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पुतला फूंकना भारी उनको पड़ गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने पार्टी विरोधी टिप्पणी की। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक ओर जहां तेजी से पलायन हुआ है, तो वहीं रिवर्स पलायन भी उसका हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। करण माहरा ने कहा कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ है वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। इस पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं। देखिए, इससे झूठी और बेईमान पार्टी और सरकार मैंने नहीं देखी। पहले ड्रामा किया कि सांसदों ने 5 गांव गोद लिए हैं और उनकी काया पलट हो जाएगी। आज उन गांवों का पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। पलायन आयोग की एक भी बैठक पिछले 3 वर्षों में नहीं करी जिस सरकार ने, वो रिवर्स पलायन की बात कर रही है। और जो आज आंकड़े सरकार पेश कर रही है, ये वो आंकड़े हैं जो कोरोना के टाइम पे जो लोग गांव वापस गए थे अपनी जो प्राइवेट जॉब्स थे उनको छोड़ के, वो अब खेती और अन्य कामों में रह के गाँव में काम कर रहे हैं। वही लोग आज भी बसे हुए हैं। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर मुखर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार भी वोट चोरी के आधार पर बनने का आरोप लगाया है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा है कि वो खुद 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीकी अंतर से हार गए क्योंकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में बाहर से आए छात्रों और बिहारियों के फर्जी वोट बनवाकर चुनाव में जीत हासिल की। गणेश गोदियाल के सभी आरोप पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये रिपोर्ट देखिए। 2022 में वोट चोरी से चुनाव जीती बीजेपी। गोदियाल के आरोप से गरमाई राजनीति। बीजेपी का पीसीसी अध्यक्ष पर हमला जवाबी। 2027 में इन्हें सबक सिखाएंगे देवभूमि वासी। देश के साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पौड़ी में जनसंवाद के दौरान मीडिया से बात करते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार भी वोट चोरी के सहारे बनी और वो खुद इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो श्रीनगर विधानसभा का चुनाव 2022 में केवल 580 वोट से हार गए,
क्योंकि वर्तमान में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में बाहर से आकर पढ़ने वाले छात्रों और बिहारियों के हजारों फर्जी वोट बनवाए और उन्हीं वोटों के सहारे धन सिंह रावत ने चुनाव में जीत हासिल की। गणेश गोदियाल के बयान को बीजेपी ने उनकी हताशा बताया है। बीजेपी ने कहा है कि जनता से नकारे जाने के बाद कांग्रेसी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो जनमत पर ही तोहमत लगाने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता उन्हें इसका सबक 2027 में सिखाएगी। चोरी से बनी है, जनता को गुमराह करके बनी है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बनी है। गणेश गोदियाल उसका प्रमाण है। गणेश गोदियाल 580 वोट से चुनाव हार गया और इसलिए हारा कि धन सिंह रावत ने हजारों वोट जो बाहर के बच्चे थे, श्रीनगर में पढ़ते थे, उनके बनाए, बिहारियों के बनाए और इस प्रकार से गणेश गोदियाल कुछ वोट से हार गया। यही वोट चोरी है। अगर वोट चोरी का मामला होता तो ये 11 से 20 कहां से पहुंचते, ये 54 से 99 कहां से पहुंचते। अगर वोट चोरी का मामला होता तो इनके अल्मोड़ा के, लोहाघाट के, द्वाराहाट के या अन्य जगह के विधायक कैसे जीतते। ये हताशा दिख रही है साफ साफ, और कुछ नहीं मिला इनके पास तो इन्होंने कहते वोट चोरी का मामला है। और वोट चोरी के नारे का क्या हश्र हुआ है बिहार के चुनाव में, ये सब आपने देखा है। और ये अच्छी बात है, जितना वोट चोरी की बात करेंगे उतनी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनके खिलाफ होगी और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। वहीं इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम बताते हुए बीजेपी बिहार चुनाव की याद दिला रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को देवभूमि की जनता किस तरह से लेती है और इसका 2027 में कांग्रेस को कोई फायदा मिल पाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अब अटल उद्यान किए जाने के खास मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति का अनावरण भी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाटा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सुकलानी ने मूर्ति का अनावरण किया। इस खास अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश भर में गुलामी से जुड़े नाम बदले जा रहे हैं और महान विभूतियों के नामों से ऐतिहासिक स्थलों की अब पहचान बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता ही अब तय करती है कि कौन राम के वंशज है और कौन देवभूमि की जनता बार बार राम के नाम पर विश्वास जता चुकी है। उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सुकलानी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु है, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेकों सारा नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित स्वतंत्रता सेनानी शिव सिंह सजवाण का पैतृक गांव लुएगढ़ अब पूरी तरह से जन शून्य हो चुका है। आपको बता दें कि गांव की अंतिम निवासी 90 साल की सीता देवी के निधन के बाद शेष 2 बुजुर्ग महिलाएं भी अपने परिजन के पास अन्य गांव में चली गई हैं, जिससे ये गांव अब खाली हो गया है। यहाँ सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी रहा है। राज्य के पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों गाँव सड़क, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो चुके हैं। पेयजल, सड़क जैसी बुनियादी सुख सुविधाओं के अभाव में रुद्रप्रयाग का लुएगढ़ गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। सुख सुविधाओं के अभाव में लोगों ने यहां से धीरे धीरे पलायन किया और आज गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। गांव में है सिर्फ
खोखले होते हुए मकान और कटीली झाड़ियां। लोहगढ़ का नाम उत्तराखंड के 52 गढ़ों में गिना जाता है। जहां से कभी राजा रानी ने हुकूमत चलाई, वो गांव आज सुख सुविधाओं के अभाव में पूरी तरह से वीरान हो गया है। सड़क मार्ग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी इस गांव को सड़क मार्ग और पेयजल जैसी सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया, जिस कारण लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से पलायन किया और अब गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी सजवाण जी की पत्नी के निधन के बाद यह गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। अगर 10 साल पहले की बात करें तो इस गांव में 15 से 20 परिवार जीवन यापन करते थे, लेकिन सुख सुविधा न मिलने के कारण लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे पलायन किया और अब गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। जहां सरकारें तमाम तरह के बड़े बड़े दावे करती है कि सुख सुविधाएं दी गई है, सड़क मार्गों का विस्तार किया गया है, वहीं सरकार के इन दावों को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का लोहगढ़ गांव खोखला साबित कर देता है, जो गांव आज पूरी तरह से सुख सुविधा के अभाव में वीरान हो गया है। अगर कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से इस गांव को सुख सुविधा मुहैया कराए या सड़क मार्ग से जोड़े, पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करें, तो कहीं ना कहीं रिवर्स प्लान करके इस गांव को पुनः बसाया जा सकता है। परवीन रावत, हिंदी खबर, रुद्रप्रयाग। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां माल रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने अब शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि माल रोड पर सालों से लग रही पटरी दुकानों को पूरी तरह से हटाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान पटरी व्यापारियों का सामान जब्त किया गया और उन्हें पटरी नहीं लगाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई। प्रशासन ने बताया कि पटरी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शहर में 5 वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं। इन वेंडर जोनों में चयनित पटरी व्यापारियों को विधिवत स्थान आवंटित कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब सभी चयनित व्यापारी केवल इन्हीं वेंडर जोनों में अपनी दुकानें लगाया करेंगे। हमारी कल की बैठक आयोजित की गई, जो एक तरह से अंतिम बैठक थी प्रथम चरण की, उसमें पूर्व से जो डेट निर्धारित थी 20 दिसंबर, जो उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी लगभग 1 माह पहले, उसमें ये डेट दी गई थी। इसी क्रम में आज स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये एक कलेक्टिव ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें जो भी पटरी व्यवसायी अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान हटा लिया गया है, उनके सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ सामान अभी भी जिनका बचा हुआ है उनसे भी हटाया जा रहा है। कुछ सामान जिसमें कोई नहीं है उसको क्लेम करने का, उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही में जो उनके स्थान पर गाड़ियां लग जा रही हैं उनके भी चालान करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका द्वारा की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में जुलाई महीने में राज्य के 12 जिलों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद खाली रही ग्राम पंचायतों के लिए अब नवंबर महीने में उपचुनाव कराए गए हैं। बावजूद इसके राज्य की 12 ग्राम पंचायतें में से अब 35 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद खाली हैं, जिसकी वजह से इन ग्राम पंचायत के विकास में भी अब रुकावट होती है और जमीनी स्तर पर होने वाले कई काम रुक जाते हैं। जुलाई और नवंबर महीने में चुनाव और उपचुनाव कराए गए थे। पंचायत कंस्टिट्यूट नहीं है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था जो है कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस ऑर्डर में था कि उपनिर्वाचन तक नामित किए जाएंगे। और अब हमारी करीब 7817 में सिर्फ 35 ग्राम पंचायतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्टिट्यूट नहीं हुई हैं। 2/3 मेजोरिटी उनकी वार्ड मेंबर्स की नहीं बन पाई है। वहीं दिसंबर के अंत तक उत्तराखंड में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन सेस के नाम से टैक्स देना होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार का ये फैसला अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जल्द ही बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स के तौर पर ग्रीन सेस देना होगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे काट दिए जाएंगे। साथ ही ये प्रक्रिया ANPR कैमरों की नजर में रहेगी। ग्रीन सेस से हर साल लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने का अनुमान जताया जाता है। अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों के लिए ग्रीन सेस का हमने रूल अब लागू किया हुआ है और इसको ऑनलाइन ही फास्टैग के माध्यम से लिया जाना है। और फास्टैग के माध्यम से तो कटेगा, लेकिन जो फी आएगी वो हमारे ANPR कैमराज जो हमारे डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं परिवहन विभाग के, उनसे हम चालान भी करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही जो गाड़ियाँ आएंगी उनको रिकॉर्ड करके उनका ग्रीन सेस भी लिया जाएगा। अब बात अगली खबर की, जो देहरादून में नगर निगम का खजाना लगातार बढ़ रहा है। इस साल दिसंबर तक 35.89 करोड़ रुपए भवन
कर के रूप में जमा हो चुके हैं। नगर निगम ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल भवन कर वसूली ज्यादा हुई है। इसके पीछे कारण है कि ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकाया कर वसूलना। इस बार नए तरीके से बिल व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं, जिससे करीब 5000 लोगों ने टैक्स जमा किया। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। अब खबर लक्सुर से है, जहां पर पुलिस ने 8 घंटे के अंदर एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सुल्तानपुर में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से 800 कट्टे सीमेंट से भरा ट्रक चोरी किया था। आरोपी की पहचान जसपुर निवासी मोहम्मद रमजान शाह उर्फा नन्ना के रूप में हुई है, जो शराब का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उनका ये कहना था कि उनकी ट्रक में 80 बैग सीमेंट के थे। कोई चोर जो उनकी जगह जहां वो अपनी गाड़ी हमेशा खड़ी करते थे, वहां से मई वो सामान उसको चोरी करके ले गया, तो तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल लक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसमें एसएसआई और लोग भी थे। वहीं मसूरी छावनी क्षेत्र में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन हुआ है। इस बार लंढौर मेला परंपरा से आगे बढ़कर पहाड़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने वाला सशक्त मंच बनकर उभरा। ग्रीन लाइफ संस्था और छावनी परिषद लंढौर के सहयोग से लंढौर मेले का आयोजन हुआ, जहां मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों की पहली पसंद बने हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को पहचान मिलती है और बाजार मिलता है। छावनी परिषद की सीईओ अंकिता सिंह ने मेले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला का उद्देश्य है लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट करना, लोकल पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना और जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको नेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके और अपने आर्ट को शोकेस कर सके सब लोगों को। बिल्कुल यही इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन यही है लैंडौर मेला के ऑर्गेनाइजर्स की, जो कि मेनली ग्रीन लाइफ है, मिस्टर विवेक बेनेपाल और कैंटोनमेंट बोर्ड की सहायता से ही किया जाता है। बेसिक इंटेंशन ही ये है कि टूरिस्ट यहाँ आके पहाड़ी कल्चर को देखें, पहाड़ी कल्चर को समझें और पहाड़ी कल्चर के हिसाब से एंजॉय करें, रादर देन ब्रिंगिंग द सिटी लाइफ हियर। दे शुड एंजॉय द पहाड़ी लाइफ हियर। ये कि बहुत खूबसूरत जगह पे लंढौर मेले का आयोजन हो रहा है और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ का टूरिस्ट भी इस मेले का लुत्फ़ उठा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लंढौर मेले के आयोजकों का कि जो यहाँ पे जो स्टॉल लगी है उसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा लोकल प्रोडक्ट है और यहाँ का लोकल फूड है, यहाँ का लोकल पहनावा है, या जो लोगों ने अपने हाथ से जो बनाया है वो चीज़ें ही यहाँ पे प्रदर्शनी पे लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो इस प्रोडक्ट को एंजॉय करें। 11 साल हो चुके हैं इसको करते करते। ये जब शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग यहाँ आया करते थे लैंडौर में। लोगों का ये रहता था कि विंटर लाइन में सारा मसूरी भरा रहता है और लैंडौर खाली रहता है, तो हम लोगों ने ये प्रयास करीब 11 साल पहले शुरू करा था। आज ये एक टूरिस्ट के लिए स्पॉट बन गया है। इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग इस मेले को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस मेले की वजह से मसूरी आते भी हैं। तो डेफिनेटली 25 साल जो उत्तराखंड के हमारे स्टेट के हुए हैं उसमें 11 साल तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन रहा है टूरिस्ट को इन्वाइट करने का, अट्रैक्ट करने का, अपनी खुद से मेहनत करने का, ताकि यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको थोड़ा बिजनेस मिल सके। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।